हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था कि लास्ट लेक्चर में हमने यूनियन सीखा था कि यूनियन ऑफ टू सेट्स कैसे निकालते हैं, और यूनियन की जितनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह थी वो सब हमने देखी थी, ठीक है। जैसे कि ए अगर सबसेट हो जाता था बी का तो ए यूनियन बी जो है वो बी के बराबर रहता था। ऐसे ही ए यूनियन बी और जो है वो बी यूनियन ए बराबर होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखी थी, और ऐसे ही फाई यूनियन है, इसको हम लॉ ऑफ आइडेंटिटी भी कह सकते हैं, कहना चाहें तो, ठीक है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। और फिर हमने कि ए यूनियन बी को मतलब क्या होता है ये भी हमने देखा था कि ए यूनियन बी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स अगर ए बिलोंग्स टू यूनियन बी है तो इसका मतलब हो गया कि एक्स जो है वो किसी एक सेट में होना कंपलसरी ही है। एटलीस्ट एक सेट में तो होगा, या तो ए में होगा या बी में होगा, दोनों में हो सकता है। एटलीस्ट लिखा है, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक में तो होगा, ठीक है। और हमने क्या सीखा था, ऊपर वेन डायग्राम सीखा था कि वेन डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखा था, और सबसेट सुपर सेट ये सब देखा था, ठीक है। तो आज हम इसके आगे देखते हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स के आगे क्या होगा, इंटरसेक्शन। अभी तक हम देख रहे थे दो सेट्स का यूनियन, अब हम देखेंगे दो सेट्स का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो जो सेकंड वाला है वो है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। नाम में ही है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, मतलब ऐसी चीज़ जो दोनों में होगी। इंटरसेक्शन का नाम से ही पता चल रहा है ना भाई कि दो चीज़ों में जो कॉमन पार्ट होगा उसको हम बात कर रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इंटरसेक्शन, सबसे पहली बात तो होता क्या है वो लिख लेते हैं। बेसिकली इट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स होंगे, कौन से एलिमेंट्स, जो दोनों में होंगे। ऑल द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट, या विच आर कॉमन लिखता हूँ प्रेजेंट की जगह, क्योंकि ये दोनों में ही होंगे, लेकिन प्रेजेंट लिखता हूँ, सॉरी कॉमन लिखता हूँ। विच आर कॉमन इन सेट ए एंड सेट बी, ठीक है। जो दोनों में होंगे वो वाले एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन, ठीक है। इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेड एज ऐसे, ठीक है। मतलब कि जो यू था उसको उल्टा कर दिया हमने, तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। जैसे वहाँ पे मैंने बताया था कि हम ए यूनियन बी को कैसे लिख रहे थे, अगर हम उसमें क्या कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना चाह रहे थे तो कैसे लिख रहे थे हम, तो वैसे ही हम इसको भी ट्राई करते एक बार लिखने का। तो ये कैसे लिखेंगे कि इसका मतलब है कि x जो है वो इस तरीके से है, सच दैट कि x बिलोंग्स टू ए, x जो है वो a में भी होना चाहिए एंड x बिलोंग्स टू b में भी होना चाहिए, ठीक है। a यूनियन b में क्या था कि या तो x a में चलेगा या b में चलेगा, दोनों में होगा वो भी चलेगा, लेकिन एक में तो होना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन इंटरसेक्शन का मतलब वो हुआ कि वो दोनों में होना चाहिए, एंड है तो इसका मतलब वो दोनों में होना चाहिए, ठीक है। एक से काम नहीं चलेगा, ठीक है। या इसी को ही मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो मैंने लास्ट टाइम लिखकर वही पैटर्न यूज़ कर रहे हैं कि जो जो प्रॉपर्टी हमने वहाँ पे बताई थी वही, ताकि आपको याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो अगर ऐसा कहीं होगा कि x जो है वो इंटरसेक्शन b को बिलोंग कर रहा होगा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। सबसे पहली बात तो मैं ये जो सिंबल लगा रहा हूँ बार बार, ये क्या होता है ये बता देता हूँ। इसका मतलब है कि ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, ठीक है। इसका मतलब ये है ये दोनों तरफ से ट्रू होगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेना चाहें तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, मान लिया मैंने कि सेट ए है, सेट जो है अपना 1 2 3 8 10, ऐसे ही सेट एक और मान लिया मैंने, सेट वाई 7 8 9 10, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो सबसे पहली बात तो मैं यूनियन सीख के आया हूँ ना, पहले यूनियन देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको यूनियन की भी प्रैक्टिस होती रहे। यूनियन सीखा मैंने, यूनियन का क्या होता है भाई, सारे एलिमेंट्स लिख दो। तो 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 7 लिख दिया, 8 लिख दिया, 9 लिख दिया, 10 लिख दिया। सर इनको सीक्वेंस से लिखना जरूरी है क्या, जैसे आप लिख रहे हैं कि 1 के बाद 2 ही लिख रहे हैं, 2 के बाद 3 ही लिख रहे हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, आप आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ x इंटरसेक्शन y, ठीक है। मतलब इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है सर, 7 है क्या, नहीं। 8 है क्या, हाँ 8 है। 9 है क्या, नहीं। 10 है, हाँ। तो 8 और 10 ही है जो कॉमन है दोनों में, तो ये इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। ये यूनियन था, ये इंटरसेक्शन हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो आगे प्रॉपर्टीज़,
क्योंकि वहाँ पे भी हमने प्रॉपर्टीज़ ही देखी थी इसके बाद, तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब ये तो देखा हमने 2 सेट के लिए, अगर हम 3 सेट आ जाएँ अपने पास तो क्या करेंगे सर? 3 सेट के लिए भी सेम ही चीज़ लगानी है सर। देखो ए अगर 1 2 3, बी अपन ने मान लिया 2 3 4, सी अपन ने मान लिया 3 4 5, ठीक है। अगर अपने से अब कोई कह रहा हो कि सर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालो, तो भाई ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि सब जगह इंटरसेक्शन ही सिंबल है, इसका मतलब अपने को वो वाला एलिमेंट या वो वाला एलिमेंट लिखना होगा जो तीनों के अंदर है। तो देखो तीनों के अंदर क्या है सर, मैं अगर देखूं ध्यान से तो सर 3 जो है वो तीनों के अंदर है, 3 जो है वो तीनों के अंदर, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना आ गया? 3। समझ गए इंटरसेक्शन का मतलब? चलो सर प्रॉपर्टीज़ देख लो, देख लेते हैं भाई, प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। देखो सबसे पहला चीज़ हम वो जो वहाँ पे देखा था, हमने क्या देखा था, वहीं से शुरू करेंगे। हाँ, सबसेट से शुरू कर रहे थे, ठीक है। देखो कि अगर ए अगर सबसेट हो गया बी का, ए अगर सबसेट हो गया बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी। अब जब यूनियन ले रहे थे तो बड़े वाला सेट आ रहा था, और जब इंटरसेक्शन लेंगे तो छोटे वाला सेट आएगा। तो बड़े वाला सेट बी था, तो इसीलिए यूनियन जब ले रहे थे तो बी आ रहा था, तो छोटे वाला, अब इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो छोटे वाला सेट मतलब कि ए। एग्जाम्पल के तौर पे ए माना 1 2 3, बी मान लिया 1 2 3 4, दोनों का इंटरसेक्शन लिया, वो आ गया 1 2 3, और 1 2 3 अपना है भी क्या, बेसिकली सेट ए ही है, ठीक है। समझ गए? यस सर। सेकंड प्रॉपर्टी अगर कॉम्यूटेटिव की बात कर लें, तो जैसे यूनियन में होल्ड हो रहा था ऐसे ही यहाँ भी होल्ड होगा कि ए इंटरसेक्शन बी जो है, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी इंटरसेक्शन ए के बराबर आता है, और ये क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी एक तरीके से। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल सर समझ गए। ऐसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होती है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू, ऐसे ही हम जो ब्रैकेट है, हम यहाँ पे सर ब्रैकेट पर लगाने का मतलब क्या है सर? सर ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि पहले हमें ब्रैकेट वाले पार्ट को ही सोल्व करना है, उसके बाद उसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, सेट ए के साथ, ठीक है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट मैंने यहाँ पे लगा दी फर्स्ट वाले 2 सेट्स के अंदर, तो इसका मतलब अब यहाँ पे ये चेंज हो गया है कि पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी सोल्व करना है, जो भी सेट आएगा उसका इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। समझे? यहाँ पे अपने को बी इंटरसेक्शन सी सोल्व करना है पहले, और फिर उसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, ठीक है। समझ गए? और ये क्या होती है, एसोसिएटिव, ठीक। फोर्थ, तो फोर्थ अब अपने पास आ जाती है कि हम वहाँ पे क्या ले रहे थे, यूनियन लेके दिखा रहे थे कि एम्प्टी सेट का अगर यूनियन ले ले तो देखो जब हम खाली चीज़ में अगर कुछ जोड़ रहे थे तो वो जो चीज़ जोड़ रहे हैं वो बन जाती थी, लेकिन यहाँ पे हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं कि कॉमन क्या है भाई, खाली चीज़ में तो कुछ होता ही नहीं है ना। तो अगर हम इसका कॉमन लेंगे किसी के साथ तो ये भी यही होगा भाई कि कुछ होगा ही नहीं कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। समझे गए? समझे? समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद अब देखो कुछ और प्रॉपर्टीज़ आती हैं इस केस में, इंटरसेक्शन वाले में। देखो अब हमने ना 8वीं 9वीं में डिस्ट्रीब्यूटिव नाम की भी प्रॉपर्टी पढ़ी है, ठीक है। पढ़ी है सर आपने? मैंने तो सब कुछ ही पढ़ा है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखो एक हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ले रहे हैं ए के साथ। अब आप लोगों ने सोचना कि पहले तो चलो इस प्रॉपर्टी को समझाने से पहले ना मैं आपको वेन डायग्राम समझाता हूँ, ताकि आप लोगों को वेन डायग्राम से ये जो मैं लिखूँगा ना ये प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो चलो पहले मैं वेन डायग्राम समझाता हूँ आप लोगों को। 5th है वेन डायग्राम। देखो ये मैंने बना दिया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये हो गया अपना यूनिवर्सल सेट, ये 2 सेट बना दिए। देखो अब
मैंने बोला ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये मैंने मान लिया चलो सेट ए है, ये अपना है सेट बी। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में जो कॉमन है। सर ध्यान से देखूँ ना तो दोनों में कॉमन क्या है सर, यही तो पार्ट है सर जो दोनों में कॉमन है। तो सर यही है इंटरसेक्शन, यही क्या है ए इंटरसेक्शन बी। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? ए इंटरसेक्शन बी, यस सर। अब देखो सर आप जो कह रहे थे वो समझा दो सर। हाँ वही देख रहा हूँ मैं, वही ले जा रहा हूँ आप लोगों को। देखो मैं कह रहा था कि अगर ए इंटरसेक्शन बी में, या चलो मैं पहले यूनियन लेकर समझाता हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि ए यूनियन बी क्या होता है। देखो ए यूनियन बी में अगर मैं इसका इंटरसेक्शन ले लूँ ए वाले के साथ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो सबसे पहला आपको दिमाग में ये रखना है कि ए यूनियन बी है ब्रैकेट में, तो ए यूनियन बी का डायग्राम बना लो। वेन डायग्राम तो मैं बनाना सीख ही चुका हूँ ना, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें वेन डायग्राम से ही समझाने का ट्राई करूँगा, ठीक है। देखो ये हो गया अपना, चलो ये फिगर अच्छी नहीं बनी है इसलिए दोबारा बना लेते हैं इसको। देखो ठीक है, ये हो गया अपना यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये अपने हो गए एक ए, ये अपना हो गया एक सेट बी, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। यहाँ तक सबसे पहला काम है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या था सर, दोनों पार्ट, दोनों सेट्स को मिला के जो बन रहा था वो ए यूनियन बी था। बना दो उसको, यही था अपना ए यूनियन बी, बिल्कुल सर। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, मतलब कि जो ए सेट है ये गोला वाला और ये पूरा जो है, इन दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। इन दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब क्या था, कॉमन। तो ए यूनियन बी तो ये पूरा, ये जो गोले गोले जो मैंने जो आपको ये डार्क क्या कहते हैं, चलो मैं इसको शेड कर दूं क्या, चलो आप लोगों के लिए शेड भी कर देता हूँ। देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, नहीं शेड नहीं, थोड़ा बुरा लग रहा है। देखो तो ये जिस पे येलो येलो लाइंस जिस पे लगी हुई है ना, ये है अपना ए यूनियन बी, क्योंकि मैंने पीछे भी समझाया था लास्ट लेक्चर में कि ए यूनियन बी क्या था, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है ए वाले पार्ट के साथ। ए वाला पार्ट कौन सा है वो दिखा देता हूँ दोबारा आप लोगों को। अरे भाई यही तो है ए वाला पार्ट, सही कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल सर। तो इस पूरे का अगर मैं इंटरसेक्शन इतने के साथ लूँगा तो क्या आएगा भाई, यही तो आएगा छोटे वाला पार्ट जो बास्ट में जिसके साथ इंटरसेक्शन ले रहा हूँ ए वाला, क्योंकि ये तो पूरा है ए यूनियन बी और इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेना है तो ए ही आएगा, बिल्कुल। तो यही है इसका, अगर मैं सब लिखूंगा इसका आंसर, जो मगर जो मेरे से कोई पूछेगा तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, इसका आंसर ए ही आ जाएगा। यही समझाने के लिए मैंने आपको ये डायग्राम समझाया है, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, आप ये वेन डायग्राम से ऑब्जर्व करो, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, ऐसे ही एक प्रॉपर्टी और है, वो प्रॉपर्टी क्या है देखो, वो है कि ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन अगर बी के साथ लेना हो तो बी के साथ लेंगे तो बी आ जाएगा भाई, सिंपल सी बात, बिल्कुल करेक्ट है। सर वेन डायग्राम से चीज़ें आसान हो रही हैं क्या? बिल्कुल, वेन डायग्राम बना ही इसीलिए चीज़ें आसान हो सकें। तो क्या सर वो सिर्फ वेन डायग्राम से ही हो सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो अगर मैं ऊपर वाले को ही आपको दूसरे तरीके से भी करके दिखा सकता हूँ, चलो मैं अभी एक प्रॉपर्टी और लिख रहा हूँ, वो आपको मैं उस मेथड से करके दिखा दूंगा, वो मैं आपको वेन डायग्राम से नहीं समझाऊंगा, ठीक है। वो वेन डायग्राम से आप खुद ट्राई करिएगा। देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन लेता हूँ मैं पहले, का यूनियन लेना है ए के साथ, का यूनियन लेना है ए के साथ, तो क्या आएगा देखो, वैसे समझे तो ये ए इंटरसेक्शन बी है, इसका यूनियन लेना ए के साथ तो ए ही आ जाएगा, ठीक है। ये तो अपने को पता है कि ए ही आ जाएगा। ऐसे ही अगर ए इंटरसेक्शन बी और उसका यूनियन लूँगा मैं बी के साथ तो बी ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के समझूं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कुछ होती है ना भाई, क्या होती है सर, वो भी आपको चलो समझा देता हूँ नीचे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, ताकि आप लोग ये समझ पाएंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन अगर सी लिखा हो तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, ए यूनियन बी ले लो, इंटरसेक्शन ले लो इसका ए यूनियन सी के साथ, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैं आपको समझा रहा हूँ। सर अभी तो दो ही सेट थे, तीन सेट आ गए, बस तीन सेट में कुछ नहीं है, एक गोला और बना दो, सीधी सी बात,
ठीक है सर, बना देंगे गोला, तो गोले में तो क्या ही जा रहा, लेकिन सोच समझ के बनाना, ऐसा नहीं कि कहीं भी गोला चिपका दिए। ठीक है, और अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना हो तो ए इंटरसेक्शन बी ले लो, उसका यूनियन ले लो ए इंटरसेक्शन सी के साथ। ये है अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो मैं आपको ना एक्सप्लेनेशन समझा रहा हूँ 7th वाले, क्योंकि मैंने वेन डायग्राम से नहीं समझाना चाह रहा अब मैं आपको, क्योंकि मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने बता दी है, तो एक्सप्लेनेशन पढ़ा रहा हूँ मैं किसकी, 7th वाले की, जो 7th प्रॉपर्टी है। देखो उसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़ तो मैं ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, क्योंकि मैं इसी वाले को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, सिर्फ यही तो किया मैंने, इसको उल्टा लिख दिया बस, क्योंकि अपने को ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन ए के साथ लो या ए का यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ लो, कोई डिफरेंस तो है नहीं। अगर मैं ऊपर वाली प्रॉपर्टी अब यूज़ करता हूँ तो देखो ये क्या बन रही है कि ए का यूनियन लो ए के साथ, इंटरसेक्शन ले लो ए का यूनियन बी के साथ, ऊपर वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने लगा दी। ठीक है, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है। अब ए का यूनियन ए के साथ लूँगा तो ए ही बनेगा, इसका इंटरसेक्शन लेना है ए यूनियन बी के साथ। अब ये तो मेरे को पता ही है सर, ए यूनियन बी का जैसे ही मैं इंटीग्रेशन लूँ इंटरसेक्शन लूँगा ए के साथ, तो वो तो ए ही बनना है ना सर, और ये है भी यही, देखो भाई यही तो है। ठीक है, और सर ये आया कहाँ से, ए यही तो ऊपर समझाया था, ए यूनियन बी का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँगा ए के साथ तो वही आना है, ए ही, ए यूनियन बी का अगर मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूँ ए के साथ तो यही आना, ऊपर वेन डायग्राम में ही समझाया तो मैंने। ठीक है भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी थी, ये मेरे को मैंने लगा दी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो इसका आपको मैंने यूज़ भी करना सिखा दिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब क्या है, अब जो हम ये इंटरसेक्शन जो हम ले रहे हैं ना, इसका मीनिंग हम जनरली क्या यूज़ करेंगे, एंड में यूज़ करेंगे। ठीक है, कैसे यूज़ करेंगे, एंड में। एंड मतलब देखो समझाता हूँ, देखो मैं कह देता हूँ कि अगर सेट ए वो स्टूडेंट्स हैं, अगर सेट ए वो स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, और बी वो है स्टूडेंट्स जो रग्बी खेलते हैं, तो भाई ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी वो होगा वो वाले स्टूडेंट्स जो क्रिकेट भी खेलते हैं एंड रग्बी भी खेलते हैं, हु प्ले क्रिकेट एंड रग्बी। तो यहाँ पे मैंने एंड से कनेक्ट करता हूँ मैं, इंटरसेक्शन जब भी होगा तो एंड वर्ड यूज़ करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, हु प्ले इंटरसेक्शन एंड रग्बी। ठीक है, चल समझ गए एंड का जो मैंने इंपॉर्टेंस समझा रहा था आपको। ठीक है, अब सर एक केस बनता है अपना कि ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा कुछ ना कुछ उनमें इंटरसेक्शन हो ही, तो अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर वो फाई आ जाएगा, मतलब कुछ उनमें कॉमन है ही नहीं, अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई आ जाएगा या उनमें मैं ये कहूँ कि कुछ कॉमन है ही नहीं, तो मैं कहूँगा कि देन सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट, देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई है तो मैं उनको कह सकता हूँ कि ए और बी क्या होंगे भाई, डिसजॉइंट सेट होंगे। ठीक है, डिसजॉइंट सेट, समझ गए? यस सर। चलो ये तो इंटरसेक्शन था, अब आगे आ जाता है अपने पास नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो सेट्स का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, सबसे पहली बात तो डिफरेंस कैसे लेते हैं। ठीक है, दो सेट्स हैं उनको डिफरेंस निकालना है। देखो सबसे पहले तो मैं ये समझाता हूँ कि इसको इंडिकेट कैसे करते हैं। ठीक है, ताकि आपको मैं मीनिंग भी बता पाऊँ फिर। देखो इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज ए माइनस बी। ठीक है, इसको मैंने कैसे समझाया, ए माइनस बी से। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है और ए माइनस बी नहीं बी का मीनिंग क्या है,
ए माइनस बी का मीनिंग है कि वो वाले एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स सेट containing those elements, वो वाले एलिमेंट्स जो सेट ए के अंदर तो हैं, those elements which are present in set A but not in set B, जो सेट ए के अंदर तो हैं लेकिन सेट बी के अंदर नहीं है। ठीक है, क्या समझे? जो सेट ए के अंदर तो हैं लेकिन सेट बी के अंदर नहीं। ठीक है, तो इसको अगर मैं ऐसे समझूं कि अगर x बिलोंग्स टू a माइनस बी है तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा सर कि x जो है वो a से तो बिलोंग कर रहा होगा लेकिन x जो है वो b से बिलोंग नहीं कर रहा होगा। क्या समझे? कि अगर a माइनस बी से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब है कि वो सेट a के अंदर तो है, दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन सेट a बट नॉट इन सेट b, लेकिन b में नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे भाई? समझ गए? चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं अब। एग्जाम्पल में मैंने माना कि लेट सेट a जो है a b c और d, b मान लिया, d e f g एक सेट और मान लिया, e f g h। ठीक है, मुझे निकालना क्या है? a माइनस बी निकालो, b माइनस सी निकालो और a माइनस सी निकालो। क्लियर कट? कोई दिक्कत नहीं है सर। देखो भाई, अपने को ना, चलो एक सेट और ले लेता हूँ आप लोगों के लिए कि a b c d e, a माइनस डी भी निकालो। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैंने बोला कि a माइनस बी का मतलब है कि वो वाले एलिमेंट जो सेट a के अंदर तो हो, a के अंदर तो होना ही चाहिए। तो a के अंदर कौन कौन है? a b c d है। ठीक है, लेकिन b के अंदर नहीं होना चाहिए। तो अब देखो कि a b c d में से b के अंदर कौन नहीं है? तो सर a है वो b के अंदर है क्या? नहीं है। b भी नहीं है, c भी नहीं है, सिर्फ d है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? a b और c आ जाएगा, क्योंकि यही सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं जो a के अंदर तो हैं और b के अंदर नहीं है, क्योंकि d जो है वो a के अंदर भी है और b के अंदर भी है। लेकिन इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो अपने एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ a के अंदर होने चाहिए। ठीक है, यस सर। अब b माइनस सी चेक करो, तो b माइनस सी में d है क्या? उसके पास नहीं है। e उसके पास है क्या? है सर। f उसके पास है क्या? है सर। g उसके पास है क्या? है सर। तो सिर्फ d ही आएगा। अब a माइनस सी चेक कर लो, a माइनस सी में अगर मैं देख रहा हूँ तो a उसके पास है क्या? नहीं सर। b उसके पास है क्या? नहीं सर। c उसके पास है क्या? नहीं सर। d उसके पास है क्या? d भी नहीं है। तो इस केस में a माइनस सी जो है वो किसके बराबर आ गया? a के ही बराबर आ गया। अब a माइनस डी चेक कर लो। ठीक है सर, चेक कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे इस केस में मैंने क्या बोला कि किसके बराबर आ गया? a के बराबर आ गया। ठीक है, अब लोग ध्यान से देखो कि ये a के बराबर आया कब है? जब a और c में कोई भी कॉमन नहीं था। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि a माइनस सी जो है वो a के बराबर कब आएगा? जब a इंटरसेक्शन c जो है वो किसके बराबर हो? फाई के, मतलब a इंटरसेक्शन c में कुछ कॉमन हो ही ना। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी मैं आगे लिखूंगा, तो आप लोगों को मैंने अभी ही उसका प्रूफ दे दिया है, समझा दिया आप लोगों को। ठीक है, आगे देखो a माइनस डी, a और d में देखो, a में ऐसे एलिमेंट जो a में होंगे लेकिन d में नहीं होंगे। तो a है, a भी है, b है, b भी है, c भी है, d भी है। तो यहाँ तो भाई कुछ है ही नहीं, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है a के अंदर जो d के अंदर ना हो। तो ये फाई आ गया। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, ठीक, प्रॉपर्टीज देख लो भाई। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी
कि यदि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई के बराबर होगा, जो कि मैंने अभी ऊपर ही देखा, ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई के बराबर हो जाएगा तो अपना ए माइनस बी ए के बराबर होगा, एंड जो अपना b माइनस ए है वो b के बराबर होगा। कब? जब दोनों में कुछ कॉमन ना हो। समझे? यस सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि यदि a जो है वो सबसेट ही हो गया, a जो है वो सबसेट ही हो गया, तो क्या करेंगे भाई? a जो अगर सबसेट ही हो जा रहा है, मतलब कि एलिमेंट्स जो हैं, क्योंकि ये देखो a और d, a जो था वो d का सबसेट है ना, क्योंकि सारे एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स जो हैं a के वो d के अंदर हैं। तो जब सबसेट ही हो जा रहा है तो वो फाई आ जा रहा है। तो इसका मतलब यही हो गया कि अगर a जो है सबसेट हो जाएगा b का, तो a माइनस बी क्या होगा भाई? फाई होगा। समझे? थर्ड प्रॉपर्टी, यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है, तो a माइनस ए जो b जो है वो बराबर नहीं आता है b माइनस ए के। ठीक है? और इसका मीनिंग क्या होता है? अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। देख एग्जाम्पल, ए जो है वो क्या है? स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल, और बी अपना क्या है? स्टूडेंट्स हु प्ले रग्बी। ठीक है? क्लियर कट है यहाँ से? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो, ये मैंने क्या समझाया आप लोगों को, ये मैं ये लिख के समझा रहा हूँ कि अगर अपने को a माइनस बी निकालना होगा तो वो अगर लैंग्वेज की फॉर्म में लिख के देगा तो वो अपने को क्या लिख के देगा? तो यहाँ पे a माइनस बी जो है ना वो क्या रिप्रेजेंट करता है सर? स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल ओनली। क्या लिख के दे रहा है? जो सिर्फ फुटबॉल खेलेंगे, ओनली वर्ड। ठीक है सर, ज़रूरी है कि सिर्फ ओनली ही मिलेगा? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ओनली की बजाय ऐसा भी हो सकता है कि हु प्ले फुटबॉल बट नॉट रग्बी। ठीक है? हु प्ले फुटबॉल बट नॉट रग्बी। लेकिन उस केस में उसे क्या लिख के देना पड़ेगा? उस केस में कंडीशन ये है कि जो अपने क्या कहते हैं सेट है ना, वो दो ही होने चाहिए, ए और बी, तभी बात कर रहे होंगे हम ये। ठीक है? कि हु प्ले फुटबॉल ओनली। ठीक है? समझ आ गया? चलो, या हम चलो इसको एक और तरीका भी लिख के दिखा देता हूँ मैं कि स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल बट नॉट रग्बी, ऐसा भी लिख के आ सकता है। दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है? अब इसका वेन डायग्राम समझ लेते हैं। वेन डायग्राम भी समझ लो। देखो वेन डायग्राम में क्या करना होगा? देखो ये तो हो गया यू, यूनिवर्सल सेट अपना। इसके अंदर मैंने दो सेट बना दिए, एक ए होगा, एक ये बी हो गया, ये ए ये बी। ठीक है? मैंने बोला ए माइनस बी। ठीक है? तो ए माइनस बी मतलब वो वाला हिस्सा ए का जो ए के पास हो लेकिन बी में ना हो। तो ये तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो भाई लोग ये तो यही है, सिर्फ इतना इतना हिस्सा है। ये वाला हिस्सा तो सिर्फ इतना ही है। क्योंकि ध्यान से देखो, केवल जो ये शेडेड पार्ट है ना, यही है जो सिर्फ ए में है और बी में नहीं है। ठीक है? तो ये क्या हो गया? ए माइनस बी। समझ आ गया? अगर ऐसे ही मैं इधर वाले की बात करूं तो ये अपना क्या हो गया? b माइनस ए। ठीक है? और ये बीच वाला तो सबको ही पता है कि क्या होता है? a इंटरसेक्शन b।
ठीक है। और ये पूरा सेट क्या होता है, यूनियन होता है, ये भी अपने को पता है। तो यहाँ से मैं ना एक फॉर्मूला देख सकता हूँ कि सर एन ए यूनियन बी जो है वो किसके बराबर होता है सर, वो सर बराबर होता है एन ऑफ, एन क्या है, नंबर, कार्डिनलिटी। तो यहाँ पे, या इसको अगर मैं एन की जगह, चलो पहले वैसे समझा देता हूँ आप लोगों को, एन बाद में लगाएंगे, ठीक है। पहले आप लोग ये समझो कि ए यूनियन बी जो है वो किसके बराबर होता है सर, वो है ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए। ये सेट है, ठीक है, इनको कुछ वो नहीं ट्रीट करना, ये सेट है। और प्लस में ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। क्लियर कट यहाँ से यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये a माइनस बी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना सर कि जो अपना सेट है इसको n, चलो लगा ही लेते हैं अब, कि n ऑफ a यूनियन b, n ऑफ दिस, और यहाँ पे n का स्पेस नहीं है तो n का स्पेस बनाना पड़ेगा अपने को पहले, कि प्लस n ऑफ ये, ठीक है। और अगर मैं ऊपर वाले पार्ट को देखूँ तो n ऑफ a माइनस बी को सर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि n ऑफ a माइनस बी जो है सर वो क्या है, n a, ये अपना पूरे वाला सेट A, और इसमें से मैंने ये बीच वाला घटा दिया, तो A में से अगर मैं ये बीच वाला घटा दे रहा हूँ तभी तो ये बच जा रहा है। यस सर, तो ऐसे भी तो ट्रू हो रहा है। यस सर, सही कह रहे हो आप, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो एक फॉर्मूला तो ये बन गया, ठीक है। ऐसे ही एक अपना फॉर्मूला एन बी माइनस ए के लिए भी बन जाएगा। क्या बनेगा सर, एन बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी, उसमें भी यही करना होगा बिल्कुल। अब देखो अगर मैं ये करूं कि फर्स्ट वाली इक्वेशन और सेकंड वाली इक्वेशन को इसमें अगर मैं पुट कर दूं तो ये क्या बन रहा है भाई, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए माइनस बी की जगह, एन ऑफ ए माइनस बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, एन ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन अपना कार्डिनलिटी है बेसिकली, ठीक है, जो कि यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो सिर्फ फुटबॉल खेल रहे हैं, अगर मैं ए वाला सेट जो है वो मान रहा हूँ, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो गए एन ए, ठीक है। ऐसे ही अगर एन बी माइनस ए की बात करूँ तो एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये अपना जो सेकंड वाला था वो तो प्लस है ही, बच ही रहा है, ठीक है। अब अपना एन ऑफ ए यूनियन बी जो है वो क्या होगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और ये है अपना इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो कि अपने को दिमाग में रखना है, ठीक है। अब देखो अगर अपने को कभी एन ऑफ ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिएगी तो देखो ये एन ए प्लस एन बी तो अपना क्या है, ये तो भाई प्लस की ही टर्म से, क्योंकि नंबर है। तो अगर मैं जो घटाने वाली टर्म है अगर उसको सबसे छोटा कर दूं तो एन ऑफ ए यूनियन बी का जो रिजल्ट है वो मैक्सिमम ही आएगा, बिल्कुल। तो इसका मतलब यही हो गया कि ये मैक्सिमम तभी आएगा जब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, मिनिमम। समझे? ठीक है सर। ऐसे ही ये सारे फॉर्मूले जितने भी मैं ऊपर लिख रहा हूँ सब काम के हैं भाई, ठीक है, बिना बात का कोई फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं। अगर ऐसे ही इसको मैं अगर मिनिमम की बात कर लूँ, एन ऑफ ए यूनियन बी अगर मिनिमम लेके आना है तो मुझे क्या करना होगा, ये जो घटाने वाली टर्म है इसको मैक्सिमम कर देना होगा। समझ गए? यस सर। चलो, तो ये सारे फॉर्मूले जो थे वो मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए हैं, ठीक है। यूनियन और इंटरसेक्शन के जितने भी फॉर्मूले बन रहे थे वेन डायग्राम से आपको समझा भी दिए हैं, ठीक है। अब और कोई दिक्कत? चलो सर, इसमें तो अब इंटरसेक्शन और यूनियन तो अपना कंप्लीट हो चुका है और डिफरेंस भी कंप्लीट हो चुका है।
अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है अपना कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। देखो मैं एकदम डिटेल में समझा रहा हूँ आपको, तो ऐसा कुछ नहीं है अब कि सर जल्दी जल्दी समझा दो, जल्दी जल्दी सिलेबस करा दो, ऐसा कुछ नहीं है भाई, डिटेल में समझ रहे हैं सब कुछ। ठीक है, ठीक, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? बेसिकली सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स या ऑल दोज एलिमेंट्स। देखो सबसे पहली बात ना, कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट को जो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे वो या तो हम डैश से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे या सी भी लिख देते हैं काफ़ी बार। ठीक है, तो ये है कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए, जो ए में तो नहीं होंगे सेट ए में, बट आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट, लेकिन जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट। ठीक है, एग्जाम्पल कि कहना क्या चाह रहा हूँ सर मैं, देखो सबसे पहला काम तो मैं ये यूनिवर्सल सेट आपको दिखाता हूँ कि एक यूनिवर्सल सेट मैंने मान लिया। ठीक है, मैंने यूनिवर्सल सेट माना कि पहले 10 नेचुरल नंबर मान लिए। ठीक, ये लिख दिया मैंने पहले 10 नेचुरल नंबर। अगर मैं एक सेट मान ले रहा हूँ कि ए मान लिया मैंने कि मान लो सर 4 5 6 है। ठीक है, अगर मुझे अब कोई ये कह दे कि सर आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, तो कॉम्प्लीमेंट का कुछ नहीं करना है भाई, जो एलिमेंट्स अपने को यूनिवर्सल सेट में दिख रहे हों लेकिन सेट ए में ना दिख रहे हों। ऐसा बोला क्या मैंने? नहीं, ऊपर मैंने उल्टा बोला है कि जो सेट ए में ना दिख रहे हों और यूनिवर्सल सेट में दिख रहे हों। तो देखो ए में कौन कौन दिख रहा है? 4 5 6। तो यूनिवर्सल सेट में से 4 5 6 हटा दो, बाकी सब लिख दो। यूनिवर्सल सेट में से 4 5 6 हटाए तो कौन कौन बचा सर? 1 2 3 बच गया, 7 8 9 10 बच गया। तो सर यही क्या है? अपना कॉम्प्लीमेंट ऑफ उस सेट का। ठीक है, इसको सर हम कॉम्प्लीमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट जो है वो यूनिवर्सल सेट में से ऐसा रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका वेन डायग्राम, या अगर इसको मैं थोड़ा सा वैसे सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आपको समझाऊं तो कैसे समझाऊंगा कि देखो x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हो गया कि x जो है वो यूनिवर्सल सेट से तो बिलोंग कर रहा होगा लेकिन वो सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा होगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट से तो बिलोंग कर रहा होगा लेकिन सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा होगा। ठीक है, समझ गए? क्लियर कट? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो सेट ए कॉम्प्लीमेंट x such that x belongs to u and x does not belongs to a। ठीक है, अब देखो इसका क्या, तो एक तरीके से मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना कि अगर कोई एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा होगा तो वो कभी सेट ए से बिलोंग कर ही नहीं सकता है एज पर डेफिनेशन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो सेट ए से कभी बिलोंग कर ही नहीं सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है क्योंकि या तो ए कॉम्प्लीमेंट में होगा या ए में होगा, दोनों में कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियर कट? वेन डायग्राम देख लो इसका। देखो देख लेते हैं सर, ये हो गया अपना यूनिवर्सल, ये मैंने कोई सेट ए बना दिया। अब यहाँ पे तो क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो खुद ही सेट का होता है, तो यहाँ पे 2 सेट की रिक्वायरमेंट तो अपने को है नहीं। जब 2 सेट की रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, तो मैं एक काम करता हूँ कि देखो मैंने क्या बोला कि यूनिवर्सल सेट में से सेट ए हटा दो। यूनिवर्सल सेट में से सेट ए हटा दिया तो ये हटा दिया मैंने, तो बचा क्या? बाहर वाला हिस्सा बच गया। तो बस, तो सर वही क्या है अपना? वही है भाई, यही 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 ये सब क्या है? यही है भाई अपना कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो बाहर वाला हिस्सा है यही क्या है अपना? ए कॉम्प्लीमेंट। समझ गए? यस सर। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ देख लो उसकी। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। देखो प्रॉपर्टीज में
सबसे पहली बात तो अगर मैंने अभी बताया कि या तो कोई सेट ए में होगा या फिर वो सेट कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। अगर कोई कॉम्प्लीमेंट में है तो वो सेट ए में नहीं होगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन ही लेके दिखा दूँ आप लोगों को, चलो ए काफ़ी देर हो गई है ए को यूज़ करते हैं और कुछ और यूज़ कर लेते हैं, नहीं तो आप कहोगे सर आप हमेशा ही सेट ए को ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं। चलो इसलिए आप लोगों के लिए मैं सेट एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर सेट एक्स और उसका कॉम्प्लीमेंट अगर मैं निकालूँ तो देखो इंटरसेक्शन निकालना है। मैंने पहले ही बोला कि दोनों में कुछ कॉमन होता ही नहीं है भाई। कॉम्प्लीमेंट मतलब हमने सेट एक्स हटा ही दिया है। जब कुछ कॉमन होता ही नहीं है तो ये क्या हो गया, फाई आ गया भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। और अब बोला मैंने कि x में अगर मैं उसका कॉम्प्लीमेंट जोड़ दूं तो देखो ये कॉम्प्लीमेंट था, ये जो अपना यहाँ पे जो वाइट वाला हिस्सा है ये क्या है अपना कॉम्प्लीमेंट, और इसमें मैंने ये अंदर वाला हिस्सा जोड़ दिया तो क्या बन गया सर, ये पूरा ही तो बन गया फिर, बिल्कुल। तो फिर क्या बन जा रहा है, यूनिवर्सल सेट बन जा रहा है, समझे? यस सर। ऐसे ही अगर मुझसे कोई कहे कि एक अपना x कॉम्प्लीमेंट है, उसका अगर दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेना है तो वो क्या बन जाता है, खुद x ही बन जाता है, ठीक है। अगर कॉम्प्लीमेंट 2 बार ले लिया जाए तो वो खुद सेट ही बन जाता है, ठीक है। x माइनस वाई जो है ये बराबर आता है y के कॉम्प्लीमेंट माइनस x का कॉम्प्लीमेंट। सर ये कहाँ से आया, ये आप वेन डायग्राम से आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। y का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, x का कॉम्प्लीमेंट निकालिए और दोनों को डिफरेंस कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये आप लोग अपना वेरीफाई कर सकते हैं वेन डायग्राम से, ठीक है। चलो फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि x माइनस वाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और ऐसे ही अगर ये उल्टा हो जाए y माइनस एक्स हो जाए तो क्या करना होगा, y माइनस एक्स में सीधी बात है कि अब हमें किसका वो ले लेना है कॉम्प्लीमेंट, y का ले लेना है, तो y इंटरसेक्शन x, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? गलत लिख दिया मैंने, है ना, क्योंकि ये तो सेम ही बात लिख दी मैंने ऊपर नीचे, बस सिर्फ इसी को पहले ले आया तो ये गलत लिख दिया है मैंने। तो 1 मिनट रुक जाइए, मुझे क्या करना है, x का कॉम्प्लीमेंट लेना है और y ऐसे ही लिखना है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जैसे एक होता है सेट ए, ठीक है, ये सेट ए हो गया। अगर मेरे को इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना हुआ तो मैं कहूँगा नॉट ए, जो ए में नहीं है, ठीक है। समझ गए, इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही क्या हो गया, नॉट ए, नॉट आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। चलो अब आता है अपने पास सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। चलो सिमेट्रिक डिफरेंस से पहले हम मॉर्गन्स लॉ पढ़ लेते हैं। मॉर्गन्स लॉ सर काम का है क्या? देखो बोर्ड के लिए भी काम का है और कभी कभी हम इसको यूज़ कर लेंगे प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। मतलब क्या सर हमेशा यूज़ करेंगे, इतना काम का भी नहीं है क्योंकि हमें इतनी प्रॉपर्टीज़ आती हैं पहले से ही कि हम मॉर्गन्स लॉ ना भी लगाएं तो भी चल जाएगा अपना काम, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आगे सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ने से पहले हम डी मॉर्गन्स लॉ ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो तो अभी हमने सीखा था क्या, कॉम्प्लीमेंट का नंबर था 4, अब हम 5 पे चलते हैं और 5 में हम देख लेते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। देखो अब डी मॉर्गन्स लॉ ना क्या होता है, देखो इसके प्रूफ देखेंगे हम, वेन डायग्राम से देखेंगे इसका प्रूफ क्योंकि ताकि जल्दी हो जाए, ठीक। देखो डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि अगर एक ए यूनियन बी है, अगर मैंने उसका सर कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो ये वही रिजल्ट देता है अगर मैं इनका सेपरेट भी पहले मैं ए का कॉम्प्लीमेंट लूँ, एक बी का कॉम्प्लीमेंट लूँ और उन दोनों का मैं क्या ले लूँ, इंटरसेक्शन ले लूँ, तो ये दोनों रिजल्ट सेम देते हैं, ऐसा डी मॉर्गन्स लॉ कहता है। तो क्या हम उसकी बात मान लें? नहीं, हम चेक करेंगे कि वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो चलो चेक करते हैं पहले। देखो LHS वाला पार्ट देखते हैं कि LHS वाला पार्ट रिजल्ट क्या देता है, ठीक है। देखो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब सबसे पहला काम तो ए यूनियन बी निकालना है। ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया, ठीक है। ए यूनियन बी लो,
चलो सर लेते हैं ए यूनियन बी। सर ए यूनियन बी क्या होगा, यही वाला हिस्सा होगा ए यूनियन बी। यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो सर अपने को निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल, तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ ना कि भाई इस केस में अनसेडेड जो हिस्सा बच गया, अनसेडेड पार्ट जो है वो क्या है अपना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। करेक्ट, यस सर, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है ही क्या, यूनिवर्सल सेट में से वो सेट घटा दो। ए यूनियन बी घटाना है किस में से, यूनिवर्सल सेट में से, तो घटा दिया। ये तो अपना एलएचएस वाला हिस्सा बना। अब आरएचएस को चेक करो कि उसने सही बोला है कि नहीं। ठीक है, तो आरएचएस लेते हैं। सबसे पहला काम मेरे को लेना है ए का कॉम्प्लीमेंट, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट और दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये मैंने सेट ए लिया, ये सेट बी हो गया, सेम चीज़ मैंने यहाँ बना ली। ठीक है, अब देखो ये ए, ये बी, ये ए, ये बी। सबसे पहला रहेगा ए का कॉम्प्लीमेंट। लेके दिखाओ भाई ए का कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। ठीक है, चलो मैं उसको शेड कर दे रहा हूँ ए के कॉम्प्लीमेंट। देखो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए वाले सेट के अंदर हमें घुसना नहीं है, बाकी हमें सब जगह घुस जाना है। ठीक है, ए के अंदर नहीं घुसना है, तो ए के अंदर हम नहीं घुस रहे हैं, बाकी हम हर किसी को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे ही बी का कॉम्प्लीमेंट भी निकालो सर। तो बी वाले के अंदर नहीं घुसना है, तो बी को छोड़ दो अकेले, बाकी सबको पास चलो। तो हम बाकी सब जगह जा रहे हैं बाकी, लेकिन बी को हम परेशान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि उसे अकेला छोड़ दो। छोड़ दिया हमने अकेला। तो देखो ये है अपना ए का कॉम्प्लीमेंट, ये है अपना बी का कॉम्प्लीमेंट। अब कोई कह रहा है कि सर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले लो। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का क्या ले लो, इंटरसेक्शन ले लो। ले लेते हैं भाई। तो देखो अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो आपको दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है। देखो सर, ये जो ए यूनियन बी को अगर मैं छोड़ दूं और उसके बाहर वाला अगर मैं पार्ट कंसीडर करूं तो वो दोनों में है, क्योंकि अगर मैं ये वाला हिस्सा ले रहा हूं तो देखो ये ए में नहीं है, ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं आ रहा है, और अगर ये वाला हिस्सा मैं लेता हूं तो ये बी के कॉम्प्लीमेंट में नहीं आ रहा है। तो मतलब ए यूनियन बी वाला हट जा रहा है हिस्सा, बाकी सब बच जा रहा है। तो देखो जो इसका इंटरसेक्शन अगर आएगा वो क्या आ रहा है, इसका इंटरसेक्शन सर ये सब आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल। तो अगर मैं देखूं तो एलएचएस में जो अनशेडेड पार्ट है और आरएचएस में जो शेडेड पार्ट है वो दोनों सेम ही है सर। बिल्कुल, तो सर इससे क्या ये प्रूफ हो गया कि जो डी मॉर्गन्स लोग कह के गए वो सही कह के गए। ऑब्वियस सी बात है, हम ये पंचायती कर ही क्यों रहे हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं ताकि ये प्रूफ कर सके कि डी मॉर्गन्स जी जो कह के गए हैं वो सही कह के गए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रूफ हो गया है कि जो डी मॉर्गन्स की जो प्रॉपर्टी थी कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट था वो बराबर था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, समझ आ गया। यस सर, तो क्या सर डी मॉर्गन जी एक ही लॉ देके गए हैं? नहीं, एक और देके गया है। तो हम वो दूसरा प्रॉपर्टी और देखते हैं। जो दूसरी प्रॉपर्टी जो ये देके गए हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी है, देख लो। ये थी यूनियन में, वो प्रॉपर्टी किस में हो जाएगी, इंटरसेक्शन में। बस इतना ही है, तो देख लो उसको। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सर इसको भी आप समझाएंगे क्या? मैं हर चीज़ नहीं समझाऊंगा, मैं एक आपको समझा चुका हूँ ऊपर वाला एक्सप्लेनेशन। सेकंड एक्सप्लेनेशन आप खुद ट्राई करिएगा। ठीक है, तो सेकंड वाला क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो, उसका कॉम्प्लीमेंट लो, ये बराबर आएगा। या इसको अगर हम ऐसे भी समझ सकें कि जैसे ही हम कॉम्प्लीमेंट को अंदर लेके जाएंगे ना, तो पहले अंदर दे दो कॉम्प्लीमेंट ए को, दे दिया। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन में, और फिर बी कॉम्प्लीमेंट बी को दे दो। सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट अंदर लेके जाएंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया, इंटरसेक्शन का जब हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो यूनियन बन जाएगा, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। ठीक है, तो इसको याद करने में आपको परेशानी तो आएगी नहीं। ठीक है, ये थे अपने पास डी मॉर्गन्स लॉ जो कि अपने काम का है। ठीक है, अब देख लेते हैं एक लास्ट है सिमेट्रिक डिफरेंस, और इसके बाद फिर हम वेन डायग्राम के प्रॉपर क्वेश्चंस एग्जांपल्स वगैरह लेने लगेंगे। ठीक है, ये तो आज के लिए सिमेट्रिक डिफरेंस और समझते हैं, फिर इसके बाद हम क्लास को आज ख़त्म करेंगे। तो एक और टॉपिक है अपना सिमेट्रिक डिफरेंस, जो कि है 6 नंबर, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू
सेट्स। ठीक है, देखो सिमेट्रिक डिफरेंस है क्या। पहली बात तो सिमेट्रिक डिफरेंस का मैं आपको सिंबल बता देता हूँ कि सिंबल क्या होता है। देखो ए डेल्टा बी, तो ये जो डेल्टा है ना, यही रिप्रेजेंट कर रहा है अपने को क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सर सिमेट्रिक डिफरेंस तो क्या ही होता है, डिफरेंस तो पढ़ा है, डिफरेंस जो पढ़ा है ना वही सिमेट्रिक वे में पढ़ना है। मतलब कि सर देखो डिफरेंस अभी अपन ने क्या पढ़ा कि a माइनस बी अपन ने पढ़ा कि दो सेट का हम डिफरेंस ले रहे थे। तो सिमेट्रिक मतलब एक बार हमें पहले में से दूसरा घटाना है, फिर दूसरे में से पहला घटाना है, तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस है। ठीक है, और फिर दोनों को क्या ले लेना है, यूनियन ले लेना है। तो सर सिमेट्रिक डिफरेंस है क्या बेसिकली, ए डेल्टा बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, ये क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सर इसको अगर हम वेन डायग्राम से समझे तो ये है क्या, देखो वेन डायग्राम से ही समझते हैं पहले। देखो सबसे पहला काम तो हमने जैसे ही अपने को रेक्टेंगल बना लेनी है, हमें कह देना है कि भाई हमको ब्रह्मांड मिल गया है। ठीक है, तो ब्रह्मांड मिल गया मतलब यूनिवर्सल सेट अपना बन गया है। ठीक है, अब जैसे ही यूनिवर्सल सेट बना तो सबसे पहला काम सेट ए बना लिया, फिर अपने को सेट बी बना लिया। ठीक, ये बी हो गया, ये ए हो गया। ए माइनस बी, ए माइनस बी का मीनिंग मैंने अभी बताया कि ए माइनस बी वो वाले एलिमेंट्स हैं जो सेट ए के अंदर तो हैं लेकिन बी से कोई मतलब नहीं है। ए के अंदर होना चाहिए, बी के अंदर नहीं। तो इसको मैं अगर रिप्रेजेंट करूँ ए माइनस बी को तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया ये वाले एलिमेंट्स, ये अपना क्या है, ये है ए माइनस बी। सर इसमें तो ये भी लिखा हुआ है कि यूनियन ऑफ बी माइनस ए, तो बी माइनस ए क्या हो जाएगा सर, वो वाले एलिमेंट्स जो बी के अंदर हों लेकिन ए के अंदर ना हो। तो ये अब मैंने इधर लिख दिया, इसको दूसरे सिंबल से लिख देता हूँ, दूसरे साइन से, ताकि आप लोग आसानी से समझ पाएँ। तो देखो ये मैंने लिख दिया इधर बी माइनस ए। ठीक है, ये हो गया बी माइनस ए। अगर मैं अब इन दोनों को जोड़ दूं या दोनों का हिस्सा कंबाइन कर दूं, अगर वेन डायग्राम से समझें तो दोनों को हमें कंबाइन करना है, तो ये क्या बन जाएगा अपने को, सिमेट्रिक डिफरेंस। लेकिन सर ये बीच का हिस्सा तो खाली रहेगा ना हमेशा, हाँ भाई ये खाली रहेगा ही, इसका कुछ नहीं कर सकते। तो देखो एक फॉर्मूला तो सिमेट्रिक डिफरेंस का ये हो गया, और एक फॉर्मूला और हम बना सकते हैं वेन डायग्राम से। क्या बनाएं सर, देखो भाई ये पूरा जो यूनियन था, इस यूनियन में से अगर हम बीच वाला इंटरसेक्शन हटा दें तो अपने पास यही तो हिस्सा बचेगा। यस सर सही कह रहे हो आप। तो वही मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि अगर अपने को सिमेट्रिक डिफरेंस अगर पता करना है तो मैं इसको ये कह सकता हूँ कि ए यूनियन बी में से इंटरसेक्शन वाला हिस्सा घटा दो। समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल सर सही कह रहे हो कि सिमेट्रिक डिफरेंस इज इक्वल्स टू यूनियन में से इंटरसेक्शन हटा दो। क्लियर कट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लो प्रॉपर्टीज। ए डेल्टा बी है क्या वैसे, ये पूरा, ये जो रेड वाला हिस्सा और वाइट वाला हिस्सा, इसको इधर लिख देता हूँ, रेड पार्ट प्लस वाइट शेडेड पार्ट। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बन रहा है अपना, सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं आप। देखो अभी सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आती है वो है कि अगर ए का सिमेट्रिक डिफरेंस लेना हो फाई के साथ तो क्या होगा। देखो ए का सिमेट्रिक डिफरेंस आपको लेके दिखा देता हूँ फाई के साथ। सबसे पहली बात तो प्रॉपर्टी का लगा, तो जो फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ा है कि ए डेल्टा फाई का मतलब क्या है सर, ए माइनस फाई यूनियन फाई माइनस ए, करेक्ट। तो देखो ए माइनस फाई का मतलब तो ये हो गया कि वो वाले एलिमेंट्स जो ए के अंदर हों लेकिन फाई के अंदर नहीं हो, तो फाई तो अपने आप में ही खाली है, तो ये तो डायरेक्ट ही क्या हो जाएगा सर, ये वाला हिस्सा तो ए बन गया, इसका यूनियन लेना है किसके साथ, फाई माइनस ए। फाई तो खाली है, खाली में से तो कुछ घटा ही नहीं सकते हम, तो खाली में से कुछ घटा ही नहीं सकते, तो भाई वो तो डायरेक्ट ही अपना क्या आ गया। देखो एक मिनट, रबर है, ये रहा, ये मिट क्यों नहीं रहा भाई, देखो ये अपना ए हो गया, ये यूनियन हो गया, फाइव में से हम कुछ घटा ही नहीं सकते तो फाइव ही रहेगा, तो ए यूनियन फाइव क्या होता है ए। तो ए का जब मैं सिमेट्रिक डिफरेंस ले रहा हूँ फाइव के साथ तो वो क्या बन जा रहा है भाई, ए ही बन जा रहा है। ठीक है, वो क्या बन जा रहा है, ए ही बन जा रहा है। करेक्ट है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर मैं ये कहूँ कि ए का सिमेट्रिक डिफरेंस अगर ए के साथ ही लूँगा तो क्या बनेगा,
इसको भी देख लो, ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए। भाई ए में अगर मैं ये देखूं कि ए के वो एलिमेंट्स जो ए में हो लेकिन ए में ना भी हों, ये तो बात ही थोड़ी अटपटी हो गई ना। तो ये तो फाई होगा, कुछ होगा ही नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा अपना रिजल्ट, फाई। ठीक है, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए इज इक्वल्स टू फाई। करेक्ट है यहाँ तक? यस सर। और देख लो, इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगेगी कि नहीं लगेगी? लगा सकते हो, लग जाएगी, होल्ड होगी ट्रिप। ए डेल्टा बी जो है वो बराबर होगा बी डेल्टा ए के। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या इसमें वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग सकती है क्या? वो भी लग जाएगी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बी डेल्टा सी और ए डेल्टा बी और डेल्टा सी। ठीक है, तो ये भी ट्रू है। और कोई प्रॉपर्टी बच गई क्या सर? और तो कुछ नहीं है, बाकी तो सब आप गैस कर ही सकते हैं। चलो एक प्रॉपर्टी और लिखवा देता हूँ मैं आप लोगों को, जो शायद आप लोग कभी कभी यूज कर सकें। वैसे ज़रूरी तो नहीं है कि आपको काम आ ही जाएगी, लेकिन शायद कभी आ जाए। तो देखो, अगर अपने को ये लिखा हो कि ए डेल्टा बी अगर ए डेल्टा सी के बराबर है, तो ऐसा तभी हो सकता है जब सेट बी और सी बराबर होंगे, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी आप दिमाग में रख लीजिएगा। बाकी तो आप सब लोग वैसे भी गैस कर लेंगे वेन डायग्राम बना के, लेकिन ये थोड़ी आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो अब हमने सारे जो सेट्स की जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं वो पढ़ ली हैं। ठीक है, वेन डायग्राम से हम समझ चुके हैं काफ़ी कुछ। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी वो बता देता हूँ कि अगर कोई दो सेट्स जो हैं, अगर ए जो सबसेट है वो बी का सबसेट होगा, ठीक है, तो इसका जो वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन होगा, वेन डायग्राम का जो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि ये तो अपन ने बना दिया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये अपना एक सेट हो गया ए और ये अपना हो गया एक और सेट बी। ठीक है, तो जो अंदर वाला हिस्सा है वो ए, बाहर वाला जो है वो बी। ठीक है, क्योंकि अब इसके अंदर हो रहा है ना कि भाई ए जो है वो ए और बी ऐसे ही होगा। ठीक है, अगर अपने से कोई गैस करने को कहे कि ए और बी का इंटरसेक्शन निकालो, तो मैं डायग्राम को देख के कह रहा हूँ कि भाई दोनों में कॉमन क्या है, बीच वाला हिस्सा, तो ए आ गया। और अगर मुझसे कोई ये कहे कि दोनों को कंबाइन कर दो, तो क्या बनेगा भाई, बड़ा वाला ही बनेगा हमेशा। ठीक है, वेन डायग्राम से मैंने समझा दिया। ठीक है, तो अब हम जितनी भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह थी वो तो हम सेट्स की सब सीख चुके हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे होंगे और जो इनइक्वलिटीज़ हैं वो हम स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चन करने से पहले इनइक्वलिटीज़ पढ़ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पहले इनइक्वलिटीज़ देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इनके वेन डायग्राम के क्वेश्चन वगैरह अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपना रहेगा इनइक्वलिटीज़। ठीक है, चलो, थैंक यू।